Hello friends, today we will discuss about water pollution and soil pollution। जो हमारी यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर वाटर पोल्यूशन एंड सोइल पोल्यूशन दिया हुआ है, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले में हम देख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से टॉपिक्स गिवन है, कौन कौन से जो सब टॉपिक्स बनते हैं वो गिवन है। वाटर पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे फैलता है, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन है उसके इफेक्ट क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ डीओ, बीओडी, सीओडी, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो ये सब हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट को हाफ कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बीओडी, डीओडी, सीओडी तक, यहां तक हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारे चैनल पर आपका जो एचएसएससी टीजीटी का जो फ्री बैच है वो चलाया गया है, जिसके अंदर हम जनरल जो सेक्शन है उसकी फुल तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, क्या होता है जल प्रदूषण? देखिए, वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज बाय सब्सटेंसेज which make the water unusable for cooking, drinking, cleaning and other activities। वाटर पोल्यूशन फ्रेंड, जो हमारे वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, जो वाटर के जो पानी के जो स्रोत होते हैं उनका कंटामिनेट हो जाना, उनका प्रदूषित हो जाना, उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेज मिल करके उसको अनयूजेबल बना देते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता है। ना तो उसको हम खाना बनाने में, ना ही क्लीनिंग में, ना ही उसको पीने में हम उसका यूज कर सकते हैं, वो हमारे अयोग्य हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? जल में हानिकारक या अवांछनीय पदार्थों का मिलना या पाया जाना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। जल के अंदर हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और जल को यूज ना करने के योग्य बना देते हैं, अयोग्य बना देते हैं, और उसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा आ जाता है फ्रेंड्स, इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं, क्या क्या अशुद्धियां होती हैं। तो जो इम्प्योरिटी है वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सेकेंड डिजोल्ड इम्प्योरिटीज, थर्ड कोलाइडल इम्प्योरिटीज एंड फोर्थ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। तो इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में गिवन है, ठीक है। तो सस्पेंडेड को निलंबित बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? निलंबित अशुद्धियां, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। वाटर में कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सच एज क्ले, मड, एल्गे, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर जब पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो पानी को क्या कर देते हैं? अशुद्ध कर देते हैं, और इस तरह की अशुद्धियों को क्या कहते हैं? निलंबित अशुद्धियां कहते हैं। समझ में आया? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मीन्स फ्रेंड्स क्या है कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है, उसके अंदर हमारा पानी है, अगर उसके अंदर क्या आ गया? क्ले आ गई, ठीक है, मिट्टी आ गई, उसके अंदर कीचड़ आ गया उसके अंदर, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी ऐसी अशुद्धियां जो उसमें देखी जा सकती हैं पानी के अंदर, उन अशुद्धियों को हम क्या कर पा रहे हैं, या भी जो अशुद्धियां हैं इनको हम क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो ये क्या होती हैं? निलंबित अशुद्धियां होती हैं। नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये पूरी तरह से सोल्यूबल, सोल्यूबल समझते हो ना, जो पानी के अंदर घुल जाए तो सोल्यूबल नहीं होती है। नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। ठोस कणों का फैलाव जिससे पानी में क्या आ जाए? मैलापन आ जाए। आपको मैंने काफी डेफिनेशन बता दी, इन डेफिनेशन से आपको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठोस कणों का फैलाव, ठोस होती है ये, ठीक है, जिससे पानी में क्या आ जाता है? मैलापन आ जाता है। जैसे कि मडी वाटर हो गया, ठीक है, कीचड़ वाला पानी हो गया, तो उसके अंदर कीचड़ अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है, या उसके अंदर क्ले है या मिनरल्स मिले हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। तो इस तरह की अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। समझ में आया? जैसे कि घड़ा जो होता है, हमने अगर कुएं से पानी डाल, जब नलकूप से पानी को खींचते हैं तो उसके अंदर कुछ जो मिट्टी होती है वो भी मिक्स होकर के आ जाती है ना, तो वो जो मिट्टी है उसको रख देते हैं तो वो धीरे धीरे उसके अंदर सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो जो मिट्टी थी वो किस तरह की इम्प्योरिटीज है? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है। समझ में आया? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होती है? ओके, आगे देखिए।
निलंबित अशुद्धियों को व्यवस्थित करके या छान कर हटाया जा सकता है, उनको सेटल डाउन करके या छान करके हटाया जा सकता है। किनको? निलंबित अशुद्धियों को। ऐसी अशुद्धियां जो हमें पानी में पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं वो अलग से, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? निलंबित अशुद्धियां बोलते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, डिजोल्ड इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट क्या आ जाता है? डिजोल्ड इम्प्योरिटीज। डिजोल्ड इम्प्योरिटीज आर दोज इम्प्योरिटीज विच आर डिजोल्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं? डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, जो पानी में घुल जाती हैं। इस तरह की इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? डिजोल्ड इम्प्योरिटीज, जो पानी में घुल जाती है। इम्प्योरिटी को डिजोल्ड इम्प्योरिटीज कहते हैं। देयर में बी टू टाइप्स ऑफ डिजोल्ड इम्प्योरिटीज, दो तरह की डिजोल्ड इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, एक गैसेज फॉर्म में हो सकती है, एक मिनरल सॉल्ट्स में हो सकती है। गैसेज फॉर्म में देखिए किस तरह से, द गैसेज प्रेजेंट इन एयर सच एज ऑक्सीजन, CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, SO2 आर ऑल सोल्यूबल इन वाटर। ये जो हमने गैसेज बताई हैं, O2 हो गई हमारी, CO2 हो गई, ये सभी क्या होती हैं? पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो पानी के अंदर मिक्स होकर क्या बनती है? ये इम्प्योरिटीज बन जाती है, पानी को क्या करती हैं? दूषित करती हैं। तो ये किस तरह की इम्प्योरिटीज हो गई? डिजोल्ड इम्प्योरिटीज हो गई। मिनरल साल्ट्स जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, जो भी साल्ट्स जो होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट्स, तो ये जब इसके अंदर मिल जाते हैं तो पानी को, इस तरह के पानी को क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या बनाते हैं? साल्ट्स बनाते हैं, जिसको हार्ड वाटर कहा जाता है। तो ये क्या हो गई? डिजोल्ड इम्प्योरिटीज के अंदर हो गया। अब फ्रेंड्स हमने क्या देखा था कि जो हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी उनको मतलब हम क्या करते थे? उनको सेटल डाउन करके या उनको छान करके क्या कर सकते हैं? पानी की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। जबकि जो हमारी डिजोल्ड इम्प्योरिटीज हैं, इनके लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं, डिस्टिलेशन, एडजॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन, ये जो मेथड है इनके नाम आप एज इट इज याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि इनकी हिंदी आए। प्रेसिपिटेशन, एडजॉर्प्शन एंड डिस्टिलेशन, ये मेथड किस तरह के इम्प्योरिटीज के लिए यूज होते हैं? डिजोल्ड इम्प्योरिटीज के लिए यूज होते हैं। कैन नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बॉयलर्स, इनको कपड़े धोने के लिए और बॉयलर्स वगैरह में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये कैसा पानी हो गया? हार्ड वाटर हो गया। हार्ड वाटर में जो हम साबुन लगाएंगे वो अच्छे से नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डिजोल्ड इम्प्योरिटीज के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोलाइडल इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट आ जाती है कोलाइडल इम्प्योरिटीज। ये नंगी आंखों से देखी नहीं जा सकती, इनको दीज आर नॉट सीन बाई नेक्ड आइज, नंगी आंखों से देखी नहीं जा सकती। बैक्टीरिया युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, अमीनो एसिड। ये अशुद्धियां इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें साधारण फिल्टर द्वारा हटाया नहीं जा सकता। इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें साधारण फिल्टर द्वारा हटाया नहीं जा सकता। जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होती हैं, किस तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं? बैक्टीरिया युक्त कार्बनिक पदार्थों से, बैक्टीरिया युक्त कार्बनिक पदार्थों से जनरेट होती है कोलाइडल इम्प्योरिटीज। ओके, क्लियर? एमिनो एसिड्स की मात्रा भी कोलाइडल इम्प्योरिटीज के अंदर प्रेजेंट होती है। साइज जो होता है 10 की पावर -3 mm से 10 की पावर -6 mm तक इनका साइज हो सकता है। ये विद्युत आवेशित जल में कणों का फैलाव है और निरंतर गति में रहते हैं और एक ही आवेश के कारण स्थिर नहीं होती है। किसके बताया गया है? ये जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं? विद्युत आवेशित जलों में कणों का फैलाव होता है। ये आयंस के रूप में पूरे पानी के अंदर फैली होती हैं और सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो भी इन्हीं से फैलती हैं। आवेशित जलों में कणों का फैलाव है और निरंतर कैसे रहते हैं? ये गति में रहते हैं, हमेशा बहती रहती है, मोशन के फॉर्म में रहती है, स्थिर नहीं होती है। किसका स्रोत है? ये महामारी का स्रोत है, बीमारियां फैलती हैं। कोलाइडल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाई, इसका जो मेथड है फिल्ट्रेशन का, वो क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं? कोआगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन। जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने के लिए कोआगुलेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड फिल्ट्रेशन मेथड का यूज किया जाता है। ये हमें याद रखना है, इनको एज इट इज फ्रेंड्स याद कर लेना। हिंदी में इसके बहुत ही अटपटे से वर्ड्स थे। ओके, इनको एज इट इज याद कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं?
वैसे तो ये 3 तरह की जो हमने इम्प्योरिटीज पढ़ी है इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी देख लीजिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, वाटर के अंदर क्या आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिससे कि वो वाटर को क्या कर देते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जैसे कि शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु। तो इनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ओके, कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी ये तो पढ़ा ही नहीं वाटर पोल्यूशन होता कैसे है। तो फ्रेंड, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, सॉलिड वेस्ट, किसी भी तरह के सॉलिड वेस्ट से, यानी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, सॉलिड वेस्ट से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। पानी जो है हमारे पास वो प्रदूषित हो जाता है। अब हमारे पास घड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक मुट्ठी भर करके रेत डाल दी, तो वो क्या हो गई, हमारी सॉलिड वेस्ट हो गई, है ना। या फिर कुछ जो पॉलीथीन वगैरह है वो तो हमने घड़े में अपने घर में डाली थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास नदी है, नहरें हैं, उनके अंदर हमने क्या कर दिया, जो हमारे घर से जो कचरा निकला था वो उन वाटर बॉडीज में डाल दिया, तो वो क्या कर देता है, पानी को प्रदूषित कर देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं, उनसे जो भी प्रोडक्ट्स वेस्टेज के रूप में निकलते हैं उनको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, तो इससे वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि हम खेती के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, या फिर जो खेत के अंदर हमारे खरपतवार उगाते हैं उनको मारने के लिए हम दवाइयों का यूज करते हैं। तो वो जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या होंगी, जब हम खेत में उनको डालते हैं बारिश से वो क्या होगी, धुल जाएगी, और धुल करके वो कहाँ पहुंचेगा, वो पानी वाटर बॉडीज में पहुंचेगा, पानी को क्या करेगी, वो प्रदूषित करेगी। साथ में जो हमारा भूमिगत जल है उसको भी क्या करती है, प्रदूषित करती है। सीवेज एंड वेस्ट वाटर, जो सीवेज एंड वेस्ट वाटर होता है वो भी क्या करता है, पानी को प्रदूषित करता है। ऑयल स्पिल्स, कभी कभी क्या होता है, जो तेल है वो फैल जाता है, तेल की मात्रा फैल जाती है, या फिर जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है वहां से भी कुछ जो अपशिष्ट जो निकलते हैं उनको सीधा कहाँ पे, जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो बायोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज थी उनके अंदर बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, हमारे पीने योग्य नहीं रहने देते हैं उसके अंदर मिल करके। तो ये हमने देखे कुछ कारण। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस के अंदर भी फ्रेंड्स बस ऐसे ही है, प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि हम नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत के अंदर जो नेचर से अपने आप वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, जैसे कि क्या होती है फ्रेंड्स, एसिड रेन होती है। एसिड रेन के बारे में पिछली वीडियोज में भी आ चुका है, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। एसिड रेन क्या होती है कि यहाँ से जो फैक्टीरियाज है, जो फैक्ट्रियों से क्या निकलता है फ्रेंड्स, धुआं निकलता है, उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो एनवायरनमेंट में जाने के बाद जो गैसेज होती हैं उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब क्या होती है, बरसात होती है, तो बरसात के साथ वो कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं। तो कौन से पार्टिकल्स, जो एनवायरनमेंट में जो हानिकारक जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, और जब वो नीचे आते हैं तो वो अगर वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वो एसिड रेन है, वो वाटर बॉडीज को क्या कर देती है, पोल्यूटेड कर देती है। कृषि प्रदूषक स्रोत, अभी मैंने बताया आप लोगों को, जो कीटनाशक है। ओके, औद्योगिक प्रदूषक, जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है। मानव एंड जंतु अपशिष्ट, कभी कभी मानव और जंतु अपशिष्ट, जैसे कि नहरों वगैरह में नहाने के लिए चले जाते हैं, तो नहाने से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो वहाँ का जो वाटर है, जो पानी है, वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। या फिर जंतु अपशिष्ट है, वो हमने वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिए, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। रेडियो एक्टिव रिसाव, कहीं कहीं पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, अगर वहां से कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, उनका रिसाव हो रहा है, और अगर उनको भी हमने सीधा कहाँ पर डाल दिया, वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। खनन प्रदूषण, जैसे कि कई तरह के खनिज निकाले जाते हैं, फिर उन खनिजों की क्या की जाती है, धुलाई की जाती है। तो उन खनिजों की धुलाई कर रहे हैं तो पानी तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ में जो धुलाई से जो पानी निकल रहा है वो हमने वापस से कहाँ पे डाल दिया, वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया, जो पानी के जो सोर्सेज थे उनके अंदर डाल दिया, तो उस पानी को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जल प्रदूषण के प्रभाव, कि जो जल प्रदूषण हो रहा है उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड, जो हैजा कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो किससे फैल रही हैं,
पानी से फैलती हैं। हैजा कैंसर, हैजा लंग कैंसर हो गया, ये किससे फैलती है? पानी से फैलती है। जानवरों में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। पौधों की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रदूषित जल से सभी के लिए हानिकारक है, नॉट फॉर ह्यूमन बट एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स के लिए भी उतना ही हानिकारक है। नल पाइप वॉल में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। प्रदूषित जल होगा, जो नल है, जो पाइप है, वॉल है, उनके अंदर जंग लग जाएगा, जलीय जीव जंतुओं को नुकसान होगा। अब जो वाटर है वो तो हमने क्या कर दिया? गंदा कर दिया उसको तो, लेकिन उस वाटर बॉडीज के अंदर क्या रह रहे हैं? कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो उन एक्वेटिक एनिमल्स को जब वो गंदा पानी मिलेगा तो उनकी ग्रोथ पर भी क्या होगा? असर पड़ेगा। पूरा इकोसिस्टम है वो डगमगा जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या होते हैं? कुछ अफेक्ट होते हैं जल प्रदूषण के। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक टॉपिक और रह जाता है जिसको मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट में ऐड करेंगे, कि जो प्रदूषित जल है उससे किस किस तरह की बीमारियां फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारियां क्या क्या नुकसान पहुंचाती हैं, हैजा, पेचिस, उनके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। क्योंकि पहले जो हमारे जो एग्जाम होते हैं, सीटेट एस्टेट वगैरह भी जो होते हैं, तो वहां पर भी मतलब जो बीमारियां वाला जो टॉपिक है ना, जल से फैलने वाली बीमारियां, वो एस्टेट सीटेट नहीं बल्कि जो भी एग्जाम बनते हैं सभी में पूछ लिया जाता है। जो हमारे जनरल जो एग्जाम होते हैं HSSC वगैरह के भी या SSC के भी, तो वहां पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी है और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो क्या था? बिल्कुल बेसिक था। लेकिन अभी जो आप एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ DO, BOD एंड COD, तो इसको ध्यान से समझना। और आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को भी मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। ऐसा हर कोई नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, मुझे पता है आप लोग मुझे पहले भी सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करते ही रहोगे। कंसेप्ट ऑफ DO देखिए, डिजोल्ड ऑक्सीजन। डिजोल्ड ऑक्सीजन वाला जो कंसेप्ट है फ्रेंड, जिसको DO बोलते हैं शॉर्ट में, उसके अंदर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। डिजोल्ड ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर। जो DO है, नाम से ही क्लियर है, डिजोल्ड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो DO की जो फुल फॉर्म है, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिजोल्ड ऑक्सीजन। डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या होती है? अमाउंट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है गैस की फॉर्म में, वो वाटर के अंदर डिजोल्ड हो रही है, उसी की अमाउंट को क्या कहते हैं? वाटर के अंदर डिजोल्ड होना, यानी वाटर के अंदर घुल रही है। जल के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है उसी को क्या बोलते हैं? डिजोल्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन एंटर द वाटर बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय रैपिड मूवमेंट और एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है भाई? जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन से भी चली जाती है, जो एटमॉस्फेयर है वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, या फिर जो क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं, जल के अंदर भी प्लांट होते हैं, तो वहां पे वो पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उससे भी जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है? जनरेट होती है। तो वो क्या हो जाती है? पानी के अंदर घुल जाती है। तो पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को ही क्या कह रहे हैं? डिजोल्ड ऑक्सीजन कह रहे हैं। समझ में आया अच्छे से? ओके, इसको जो मापने का तरीका होता है, किस में माप सकते हैं? मिलीग्राम पर लीटर और PPM में इसको मेजर किया जा सकता है। अब फ्रेंड, जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से जनरेट होगी। तो फ्रेंड्स, जो हरे पौधे होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस में क्या लेते हैं? धरती से जल लेते हैं। फिर क्या बनाते हैं वो? उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। और ग्लूकोज तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। तो वो जो वाली जो ऑक्सीजन है जो पौधों ने छोड़ी है, उसको कौन डिजोल्व कर ले रहा है? वाटर अपने अंदर डिजोल्व कर ले रहा है। ओके, समझ में आया? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इम्पोर्टेंट किस लिए होती है भाई? जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो इम्पोर्टेंट किस लिए होती है? अब ये टॉपिक देखेंगे हम। एक्वेटिक एनिमल्स नीड ऑक्सीजन। जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो जलीय जो जीव हैं, उनको क्या चाहिए फ्रेंड्स? ऑक्सीजन चाहिए। जो जलीय जीव है, जल के अंदर जो रहने वाले जीव हैं, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो उनकी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कहाँ से पूरी होगी? डिजोल्ड ऑक्सीजन से। जो पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनको जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उससे क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिल जाएगी। और उनका जो लाइफ साइकिल है वो ऑन गोइंग रहेगा, उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? Some species require high DO such as trout and stoneflies.
जो ट्रोट एंड स्टोन फ्लाइज जैसी जो स्पीसीज हैं उनको हाई डीओ चाहिए, यानी उनको ज़्यादा मात्रा में डिजोल्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जबकि जो अदर स्पेसीज हैं इनको भी देख लेना एक बार। जो अदर स्पेसीज हैं लाइक कैट फिश, वॉर्म्स, ड्रैगन फ्लाई डू नॉट रिक्वायर हाई डिजोल्ड ऑक्सीजन, उनको ज़्यादा जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ डीओ, जो डीओ है डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो उसको जो टेम्परेचर होता है वो प्रभावित करता है फ्रेंड्स। अगर ठंडा पानी है तो उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन घुलती है, गर्म पानी है तो उसके अंदर कम ऑक्सीजन घुल पाती है। तो एक तो जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है किसको? कंसंट्रेशन ऑफ डीओ, डिजोल्ड ऑक्सीजन को। जो वाटर का जो फ्लो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ डीओ। एक्वेटिक प्लांट्स कितने हैं, क्योंकि प्लांट से ही क्या होगी? ऑक्सीजन जनरेट होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह की हो रही है, उसको किस तरह से मतलब उसको ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन सब फैक्टर्स पे जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसका जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो एक मेथड होता है, वो हमें सिर्फ याद रखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी डिटेल में एचएसएससी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। विंकलर मेथड, क्या याद रखोगे? विंकलर मेथड। विंकलर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिजोल्ड ऑक्सीजन। जो विंकलर मेथड है उसका यूज किस लिए किया जाता है? डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा को जानने के लिए। तो फ्रेंड डिजोल्ड ऑक्सीजन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, जो हमारे सिलेबस में गिवन है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या फुल फॉर्म होगी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। क्या बताया फ्रेंड्स कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कि उस तरह की मात्रा, ऑक्सीजन की वो मात्रा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिमांडेड की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब समझते हो ना, जो जल्दी से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो उन ऑर्गेनिक मैटर को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोबारा से देखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, जो जल के अंदर जो क्या रह रहे हैं फ्रेंड्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, जो अपघटित होने वाला ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, बीओडी कहा जाता है। ओके, गॉट इट। विद इन 5 days माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम 60-70% ऑर्गेनिक मैटर। कितना टाइम लगता है उनको? 5 days। लगभग 5 days में वो 60-70% जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं फ्रेंड्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट डिकम्पोज कार्बोनियस बायोडिग्रेडेबल, देन नाइट्रोजीनियस बायोडिग्रेडेबल। पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसका डिकम्पोज करते हैं? जो कार्बन जनित जो पदार्थ होते हैं पहले उनका करते हैं, देन नाइट्रोजीनियस बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका डिकम्पोज करते हैं। बीओडी टेस्ट इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बीओडी टेस्ट किया जाता है उसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो कितना जरूरत होती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना पॉइंट टू पॉइंट, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जो भी मेरे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं इनको एज इट इज अपने माइंड में सेट कर लेना। जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीओडी टेस्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उस टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेंटेन करते हैं? इनक्यूबेटर से। कंडक्टेड बाय यूजिंग बीओडी बोटल्स। जो बीओडी टेस्ट है वो किसकी हेल्प से? उसमें तो हमने वो मेथड पढ़ा था,
DO वाले में, लेकिन BOD बोतल में क्या है, सॉरी जो BOD टेस्ट है उसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, BOD बोतल का यूज किया जाएगा। और उस BOD बोतल की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कितनी होती है, 300 मिलीलीटर होती है। जबकि इसके अंदर 300 मिलीलीटर सैंपल नहीं लेना होता है, हमें जो सैंपल लेना होता है वो इससे कम लेना होता है। ओके, समझ में आया BOD के बारे में। वाई मेजर BOD, BOD को मेजर क्यों करते हैं, बिकॉज इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन दैट विल बी इन द वाटर। इसको मेजर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस अच्छे से मतलब प्रभावित होती है जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा से, इसलिए इसको मेजर किया जाता है। टू डिटरमाइन द पोल्यूटिंग पावर, जो पोल्यूटिंग पावर है पानी के अंदर, जो भाई क्या थे, बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस थे वो क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए हैं। तो यानी उसके अंदर हमें क्या, जो पानी की जो पोल्यूटिंग पावर है, जो पानी की गुणवत्ता है उसको परखना है, तो उसका हम क्या करते हैं, BOD टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, BOD टेस्ट करते हैं। इसको भी पार्ट्स पर मिलियन ppm या मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है। ओके, क्लियर। तो अब आगे देखिए COD, नेक्स्ट आ जाता है COD। COD कंप्लीट करवाने के बाद हम तीनों का एक बार ओवरव्यू कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। COD क्या होता है फ्रेंड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड टू ऑक्सीडाइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर यूजिंग ए स्टैंडर्ड केमिकल और ऑक्सीडेंट सच एज पोटासियम डाइक्रोमेट। फ्रेंड्स देखिए क्या था, जो BOD था उसके अंदर सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल थे उनका डिकम्पोज हो रहा था, जबकि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को क्या करना है, डिकम्पोज करना है। किसकी हेल्प से करना है, किसी केमिकल ऑक्सीडेंट की हेल्प से करना है। BOD के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे, जबकि COD के अंदर किसी केमिकल ऑक्सीडेंट का यूज किया जाएगा जैसे कि पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो उससे बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी दोनों का क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। तो उस डिकम्पोज के लिए जितनी जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी उसको क्या कहा जाएगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD कहा जाएगा। दिस टेस्ट इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन, ये जो टेस्ट है किस लिए यूज किया जाता है, डिग्री ऑफ पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज हैं उनका सेल्फ प्योरिफिकेशन जो उनकी कैपेसिटी है वो कितनी है, उन वाटर बॉडीज के अंदर जो पोल्यूशन है वो कितना है, इनको मेजर करने के लिए COD टेस्ट का यूज किया जाता है। इफिशियंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो वाटर को ट्रीट करते हैं यानी उनको साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, पोल्यूशन लोड कितना है, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए COD टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं उनको। COD रिप्रेजेंट्स बोथ बायोलॉजिकल एक्टिव एंड इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर। जो COD है फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल एक्टिव और इनएक्टिव यानी बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी दोनों का डिकम्पोज करेंगे इसके अंदर। जबकि BOD के अंदर हम जो क्या कर रहे थे, जो बायोलॉजिकल एक्टिव थे यानी बायोडिग्रेडेबल थे, जो बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर थे उनका कर रहे थे। COD हमेशा BOD से क्या होता है, ग्रेटर होता है। COD को मेजर करने के दो मेथड हो सकते हैं, ओपन रिफ्लेक्स एंड क्लोज रिफ्लेक्स। COD को ओपन रिफ्लेक्स और क्लोज रिफ्लेक्स, इसकी जो मात्रा है उसको भी मिलीग्राम पर लीटर में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के कंसेप्ट वाटर पोल्यूशन के अंदर, और अभी हमारी हाफ यूनिटी कंप्लीट हुई है। अभी इसका हाफ पोर्शन बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कमेंट और आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप लोग हो तो मैं हूँ, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बार दोबारा से जो हमारा DO था, BOD था, COD था, उनके अंदर एक बार मेनली जो डिफरेंस है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं वो एक बार दोबारा बता देती हूँ। फ्रेंड डिजोल्ड ऑक्सीजन के अंदर हमारा क्या था कि उसके अंदर हमें जो अमाउंट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन, जो गैस की जो ऑक्सीजन थी जो डिजोल्ड हो गई थी उसको डिटरमाइन करना था। ठीक है, तो उसको कर लिया था। उसके बाद हमारे क्या था,
भाई जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल में ज़रूरी होती है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं पढ़ लिया था। और जो विंकलर मेथड है उसका यूज किया जाता है डिजोल्ड ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए। बीओडी की फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी। इसके अंदर ओनली एंड ओनली जो बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर थे उनको एरोबिक कंडीशन के थ्रू अंडर क्या किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड होती है उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसके अंदर 5 डेज लग जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स को 60-70% ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने में। पहले जो कार्बोनिस बायोडिग्रेडेबल थे उनको किया जाता है, फिर नाइट्रोजनिस को किया जाता है। बीओडी टेस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। बीओडी बोतल की हेल्प से किया जाता है जिसकी कैपेसिटी 300 ml होती है। इनक्यूबेटर एक डिवाइस होती है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। उसके बाद ये भी पानी की गुणवत्ता के लिए था। जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड था उसको सीओडी बोलते हैं। और सीओडी के अंदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के जो सब्सटेंसेस होती हैं दोनों तरह का डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल ऑक्सीडेंट। और उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिमांडेड होती है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ये डिग्री ऑफ पोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स की इफ़िशियंसी मेजर करता है। जो सीओडी है हमेशा ग्रेटर होता है बीओडी से, क्योंकि सीओडी बायोलॉजिकल एक्टिव और इनएक्टिव दोनों के लिए, दोनों का डिकम्पोज के लिए, और जबकि बीओडी है वो ओनली एक्टिव के लिए। इसके अंदर जो मेथड है ओपन रिफ्लेक्स एंड क्लोज रिफ्लेक्स है। तो इज इट क्लियर और नोट, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।